टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूपी टेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन की एक श्रृंखला है और इसमें हम अब तक 2011 से लेकर के 2019 तक विभिन्न स्टेट में और उत्तर प्रदेश में या सीटेट में जो भी प्रश्न सीडीपी से पूछे गए हैं उसका पूरा हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ताकि उससे संबंधित आने वाले प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उनको आसानी से हल कर सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज यानी टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को लाइक करिए। वहाँ पर आपके वीडियो और क्विज मिलते रहेंगे। साथ ही टेलीग्राम पर अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स और टेस्ट मिल जाए तो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पे है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देख लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। आधा यानी 1/2 का प्रतिलोम क्या होता है। न्यूनतम यानी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे। योग या घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है। देखिए, हम जानते हैं कि जो चिंतन एक है, जो चिंतन जो है उच्च मानसिक क्रिया है। कैसी है? उच्च मानसिक क्रिया है। यह क्रिया तब प्रारंभ होती है जब व्यक्ति के समझ कोई क्या हो, समस्या हो। जब समस्या होती है व्यक्ति के सामने तो क्या होता है कि उसका चिंतन आरंभ हो जाता है और वह उसके समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है। यानी समस्या के समाधान के लिए वो क्या करता है, सोचता है। और ये सोचना ही क्या है, चिंतन है। तो संकल्पना और तर्क द्वारा समस्या का वह समाधान भी करता है। तो चिंतन की गहन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों में योग यानी जोड़, अवकलन मतलब घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न जो वाला है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यानी इन चारों प्रश्नों में सबसे ज्यादा थिंकिंग रहेगी तो इस आपके चौथे ऑप्शन में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 अधिगम है। अधिगम में आप जानते हैं लर्निंग, यानी अधिगम जो है आपकी जो लर्निंग यानी सीखना को साइकोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अब अधिगम क्या है? अधिगम देखा जाए तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित कर अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं। अधिगम आदतों किसकी, आदतों और आदतों का ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन है। यह व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो राइट आंसर है कि जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम का किया हुआ है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल का पर स्थायी तुलना तो स्थायी प्रभाव है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आपका, जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कोहेल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास में कौन से उत्तर में यह नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो देखिए, यह जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे लॉरेंस कोहेलबर्ग, उनके बारे में बात हो रही है और उनका जो सिद्धांत था नैतिक विकास, कौन सा? नैतिक विकास की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि उन्होंने कितने स्तर बताए थे। उन्होंने 3 स्तर बताए थे। पहला स्तर क्या था? वो था पूर्व परंपरागत स्तर था, ठीक है। और पूर्व परंपरागत जो स्तर था वो 7 से 10 वर्ष के बीच में था। दूसरा था परंपरागत नैतिक स्तर, ये हमारा 10 से लेकर के 13 साल तक था। और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर जो था वो कैसा था? 13 से अधिक है। तो पहले मोटा मोटा आप यहां समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में जो कोहेलबर्ग के जो नैतिक विकास के जो स्तर थे वो 3 बताए थे। अब क्वेश्चन की डिमांड देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। पूर्व परंपरागत में, पश्चिम परंपरागत में या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ए है। कैसे है कि कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर में पर नैतिक मूल्यों का, यानी नैतिक जो मूल्य है उनका अंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता। वो इस उम्र में वो जो नैतिकता है
उसका निर्धारण वो नहीं कर सकता। सारी जो नैतिकता है वो माता पिता या संरक्षक करते हैं। तो पूर्व परंपरागत में बालक क्या करता है, वह अपने नैतिकता के कंसेप्ट से अपरिचित रहता है, यानी उसे जो नैतिकता क्या है इस चीज़ का ज्ञान उतना नहीं होता है, और ना ही उसके अंदर इस उम्र में ये कंसेप्ट विकसित होता है, सिद्धांत विकसित होता है। वह सिर्फ अपनी इच्छाएं और आवश्यकताओं के बारे में इस उम्र में सोचता है, क्या कि इस उम्र में उसकी इच्छा जो है और उनकी क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए, बस यही उसका एक लक्ष्य रहता है। बाकी जो आपका जो क्या नैतिक है क्या अनैतिक है वो किसके द्वारा डिसाइड होगा, माता पिता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, बालक की विवेचना यानी विवेचना तार्किक नहीं है, यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। अब देखो क्या पूछ रहा है कि बालक की जो विवेचना है वो तार्किक नहीं है, यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। तो प्याजे के अनुसार ये बच्चा किस उम्र में है, ये पूछना है। संवेदीगामक काल, पूर्व क्रियात्मक काल, मूर्त क्रियात्मक काल या औपचारिक क्रियात्मक काल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है बी, पूर्व क्रियात्मक काल। तो देखिए कैसे है, जीन प्याजे के अनुसार जो बालक की क्या होती है, संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था होती है, चार होती हैं। एक तो होती है संवेदी गामक काल, यानी पहली जो सेंसर मोटरी स्थित होती है, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, और ये 0 से 2 साल तक होती है। कितना, ये 0 से यानी जन्म से 2 साल तक होती है, इसको 0 न कहकर जन्म कहना चाहिए। ठीक है, अब मूर्त यानी पूर्व संक्रियात्मक काल या पूर्व क्रियात्मक काल है, ये 2 से 7 होती है, ये 2 से 7 वर्ष में होती है। और मूर्त संक्रियात्मक है, ये 7 से 11 होती है, और औपचारिक होती है 11 प्लस, यानी 11 से अधिक साल, यानी 11 से 18 की बात कहते हैं। तो प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक की जो विवेचना है वो तार्किक नहीं होती, यानी इस उम्र में बच्चा तार्किक शक्ति विकसित नहीं होती है, ये उसके अंतर्ज्ञान पर आधारित होता है। इसमें जो भी है वो क्या है, उसका अंतर्ज्ञान है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह तो करता है, उसमें वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास होता है, यानी इस उम्र में बच्चा तार्किक रूप से उतना सक्षम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है। ऑप्शन ए है व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, या विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सी। कौन सा है, सी आंसर है इसका, यानी सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, यानी एक व्यक्ति से जो एक दूसरे से व्यक्तिगत भिन्नता होना, एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे विकास में। अनुवांशिक, कौन सा अनुवांशिक है, और अनुवांशिक के साथ में वाह्य, यानी बाह्य कारक, यानी दोनों जो कारक हैं ये उत्तरदायी होते हैं। यानी शिक्षकों के लिए अधिगमकर्ता के लिए विभिन्न भिन्नता जो होती हैं, जैसे भौतिक विशेषताएं, तार्किक क्षमता, लिंग, योग्यता, अधिगम के तरीके, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। तो मैंने अभी एक जो इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें बताया था कि जो चिंतन है वो क्या है, एक जो चिंतन जो है वो उच्च मानसिक प्रक्रिया है, यानी उच्च बौद्धिक क्रिया है, जिसमें समस्या समाधान के लिए किसका, सूचना, संकल्पना और तर्क सम्मिलित होते हैं। यानी जो इसमें समस्या का हम समाधान करते हैं, जो समस्या का समाधान करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सूचना का प्रक्रमण और संकल्पना, सूचना की जो संकल्पना है और तर्क है, ये सारे कुछ शामिल होते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास का क्या होता है, समुच्चय होता है। यानी चिंतन में प्रतिमाएं यानी इमेजेस और जो भाषा होती है वो प्रयुक्त होती है। इस तरह से हमारे में जो कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठवां, यानी डी, जो इसका छठवें का जो क्वेश्चन नंबर है इसका डी, यानी चिंतन और भाषाएं असंबंधित होती हैं। ये ऐसा नहीं है, चिंतन और भाषाएं
चिंतन और भाषा आपस में क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। चिंतन में प्रतिमाओं का भी और भाषाओं का, दोनों का उपयोग होता है। इस तरह से हमारा चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती हैं, ये कथन सही है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण यानी प्रक्रिया है, ये भी सही है। और चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, ये भी कथन सही है। तो इस तरह से हमारा जो इसका जो राइट आंसर है वो डी है कि चिंतन और भाषा असंबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम है। तो देखिए, ये जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक जो थे, उन्होंने 20वीं शताब्दी में अधिगम से संबंधित 3 मूल नियम दिए थे। कितने दिए थे? 3 मूल नियम, 5 आपके सेकेंडरी यानी गॉड नियम दिए थे। तो यहां बात कर रहा है कि मूल नियमों की, कि कौन सा नियम उन्होंने प्रतिपादित नहीं किया था। ये थे जो मूल नियम, जो 3 थे वो कौन कौन से थे? तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था और अभ्यास का नियम था। ये तीनों जो थे आपके मूल नियम थे। इसका मतलब है ये जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में शामिल नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो कौन सा हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हॉवर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हॉवर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं समझाई गई है? जैसे गति कौशल, संगीत कौशल, अंतर्व्यक्तिक कौशल और व्यवहारिक कौशल है। जो 8वां जो क्वेश्चन है उसका है व्यवहारिक कौशल, यानी गार्डनर के द्वारा जो बहुबुद्धि सिद्धांत था उसमें 3 चीजों का प्रयोग हुआ ही था, गणितीय, संगीत कौशल और अंतर्व्यक्तिक कौशल है। अगर हम देखा जाए तो बहुबुद्धि सिद्धांत में उन्होंने 8 जो गवर्नर थे, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। जैसे भाषाई बुद्धि, ठीक है, कौन सी? भाषाई बुद्धि, तार्किक और गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंत पारस्परिक बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और नैसर्गिक बुद्धि। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख किया गया है? तो क्वेश्चन उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8। अब इसमें व्यवहारिक कौशल नहीं शामिल था, गणितीय कौशल, संगीत कौशल और अंतर्व्यक्तिक कौशल शामिल था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? ध्यान रखो, क्वेश्चन की डिमांड बहुत समझना जरूरी है कि निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित की अगर बात किया जाए तो आधुनिक जो शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित है। कैसी है? बाल केंद्रित है। अब इसमें वो कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों के द्वारा बालकों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। जैसे अधिगम की समस्या क्या है, यानी अधिगम की समस्या पर बातचीत होगी, यानी टीचर को ये ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जैसे उसकी जो निर्देशन की क्षमता क्या है, अन्वेषण की क्षमता क्या है, प्रदर्शन की या उसकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है, वो किस तरह से चीज़ों को संज्ञान में लेता है, इन सब का अध्यापक को क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो जो 9th का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका प्रदर्शन है कि अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। जो प्रदर्शन है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, जबकि खोज, अन्वेषण और समस्या जो आधारित है, ये सारे के सारे ये तीनों चीजें किस पर आधारित हैं? ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? पूछा क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो जो अभिप्रेरणा है क्या है? अभिप्रेरणा अगर देखा जाए तो ये आंतरिक शक्ति है। क्या है? आंतरिक शक्ति है जो क्या करती है? आपको कार्य करने की क्षमता को, सोच को, विजन को मतलब फोकस कर देती है, ठीक है। यानी अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में क्या होता है? सक्रिय कार्य करता है। क्या करता है? सक्रिय कार्य करता है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो अभिप्रेरणा है वह आंतरिक शक्ति है जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय कार्य करता है। वह छात्रों में सीखने के लिए उत्सुक उत्पन्न
कर उसे क्रियाशील कर देता है। यानी जो प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक थे स्किनर, क्या थे? स्किनर। स्किनर ने ये कहा कि अवप्रेरणा को सीखने का राजकुमार बताया था। यानी स्किनर का ये बहुत बड़ा क्या था ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसने अवप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? स्किनर आ जाएगा, स्किनर। तो लेकिन हमारे क्वेश्चन क्या है कि कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यानी हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो अवप्रेरणा का उदाहरण नहीं है दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा का स्तर और प्रशंसा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, जो प्रशंसा है ये जो है आंतरिक अवप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। जबकि चिंता होना, उपलब्धि की आवश्यकता और अपने अंदर जो आकांक्षाएं हैं, ये क्या होती हैं? ये आंतरिक अवप्रेरणा के तत्व होते हैं। और कौन कौन से तत्व होते हैं आंतरिक अवप्रेरणा के? तो देखिए, आंतरिक जो अवप्रेरणा है, तो उसका जो राइट जो वो है, जो तत्व हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं? कि इसमें आता है कि उपलब्धि की आवश्यकता, ये होगा। दूसरा, आकांक्षा का स्तर, ये भी शामिल होगा। और दुश्चिंता भी शामिल होगा। साथ ही आंतरिक अंतर्नोद, यानी अंतर्नोद, यहाँ पर जो 4 चीजों को याद कर लेना, आंतरिक अवप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा का स्तर और अंतर्नोद, ये सारे के सारे आंतरिक अवप्रेरणा के तत्व हैं। जबकि बाह्य अवप्रेरणा की हम बात कर लें, जो बाह्य अवप्रेरणा है, कौन सी? जो बाह्य अवप्रेरणा है, उसमें कौन कौन से होते हैं? तो जो पुरस्कार है, पुरस्कार, जो प्रशंसा, ठीक है, और दंड, ये कैसी हैं? ये बाह्य अप्रेरणा है। ये कैसे हैं? बाह्य अप्रेरणा है। तो ऑप्शन आपको ने समझ लिया होगा, ये जो 3 उदाहरण थे, ये आंतरिक अप्रेरणा के उदाहरण थे, और जो प्रशंसा है वो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्वेश्चन मैंने आपको ये बनाए थे। अगर देखिए आपने हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको जरूर, जो घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन की सूचना आप तक पहुंच जाए। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।